Hello guys, my name is Sayyid Mohammad Hassan and welcome back to another lesson for Java programming language for Android development। तो इस लेसन में मैं बात करूंगा अगेन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। जो लास्ट लेसन मैंने दिया था जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, उसमें मैंने यहाँ पे जो मैंने कि एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर ये सारे इंटरफेसेस के बारे में मैंने बात की थी। सेट, लिस्ट, क्यू, सॉर्टेड लिस्ट, मैप एंड सॉर्टेड मैप। तो ये बेसिकली सारी इंटरफेसेस थी जिनके बारे में मैंने बात की थी प्रीवियस लेसन में जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के। ठीक है, तो अब इस लेसन में मैं कॉन्क्रीट क्लासेस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि मैंने सामने बताया हुआ एरे लिस्ट, हैश मैप, जो कि इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो अब इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। जावा फॉर एंड्रॉयड कलेक्शन फ्रेमवर्क लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मुख्तलिफ डिफरेंट कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशंस के, यानी हर कलेक्शन इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मुख्तलिफ जेनरिक एल्गोरिथम्स जो हैं उसके बारे में हम समझेंगे कि कौन से हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं उनको पहचान सकते हैं इटरेट करने के लिए सारे एलिमेंट्स पर जो कि कलेक्शन में मौजूद हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके ज़रिए हम इटरेट कर सकते हैं एलिमेंट्स में जो कि कलेक्शंस पे मौजूद हैं। ठीक है, तो ये सारे इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ स्ट्रक्चर डाटा इन जावा द कलेक्शंस फ्रेमवर्क। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशंस। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने इंटरफेसेस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंटरफेसेस जो हैं वो मेथड हेडर्स को स्पेसिफाई करती हैं, लेकिन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशंस को स्पेसिफाई नहीं करती हैं। ठीक है, यानी हम मेथड्स जो बनाते हैं इंटरफेसेस में वो सिर्फ हम उसके सिग्नेचर डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका हेडर डिफाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसकी लॉजिक नहीं डिफाइन करते उन मेथड्स की। ठीक है, तो to actually use these interfaces we need concrete classes that implement them। तो इन इंटरफेसेस को इस्तेमाल करने के लिए, इन इंटरफेसेस को यूटिलाइज करने के लिए हमें कॉन्क्रीट क्लासेस की ज़रूरत होती है जो कि इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। और ये जो कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं ये जेनरिक होती हैं, लेकिन ये एक्चुअल कोड प्रोवाइड करती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए इन सम वे दैट ओबेज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस। यानी इस तरीके से कि इंटरफेस की जो स्पेसिफिकेशन है वो वैलिड रहे। ठीक है, उसको जो है हम ओबे करते हुए हम क्या करते हैं, हम कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं जिसमें हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ताकि हम उन इंटरफेस के मेथड्स को यूज़ कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं, मैनी पॉसिबल वेज टू इम्प्लीमेंट एनी गिवन इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी कॉन्क्रीट क्लास में बहुत से तरीके मौजूद हैं हमारे पास, और हर तरीके का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मौजूद है। यानी कोई तरीका जो है वो ज़्यादा अच्छा है और कुछ जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चार्ट डिफ़ाइन किया हुआ है जनरल पर्पस इम्प्लीमेंटेशंस का। इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि इंटरफेसेस हमारे पास कितने किस्म के हैं, सेट, लिस्ट और मैप, और इनकी इम्प्लीमेंटेशंस हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सेट को मैं हैश टेबल के तौर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और किस तरीके से, हैश सेट के तरीके से। सेट को मैं बाइनरी सर्च ट्री के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ट्री सेट के तरीके से, जो कि सॉर्टेड होगा। और मैं इसको हैश टेबल प्लस लिंक लिस्ट के कॉम्बिनेशन में भी इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इस इंटरफेस को, जो कि होगा लिंक्ड हैश सेट। इसी तरीके से लिस्ट के बारे में आप ये देख सकते हैं कि इसको मैं रीसाइजेबल एरे के बेस पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ एरे लिस्ट के तौर पे, और मैं इसको लिंक लिस्ट की तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और मैप को मैं हैश मैप, ट्री मैप और लिंक हैश मैप के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो हर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफर करती है
जो कि उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी बेस पे। तो हमें ये सारी बातों को जहन में रखना होगा जब हम कोई भी इन इम्प्लीमेंटेशंस को चूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो हमें इन सारी चीज़ों को जहन में रखना होगा कि इसकी क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज हैं हर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन की। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को कंपेयर करूँगा आपस में, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस को, ताकि आपके जो है बात क्लियर हो जाए। तो इसमें से पहली मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो रिसाइजेबल एरे को कंपेयर कर रहा हूँ लिंक लिस्ट के साथ, कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ रिसाइजेबल एरे। सबसे पहले हमें रिसाइजेबल एरे को समझना पड़ेगा। वंस एन एरे इज एलोकेटेड इट्स साइज कैन नॉट चेंज। ये तो बात आपको पता है कि जब हम एरे को बना देते हैं, एलोकेट कर देते हैं, तो उसके साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो टू रीसाइज एन एरे यू नीड टू एलोकेट अ कम्प्लीटली न्यू एरे एंड कॉपी ऑल द डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल एरे। तो अगर हमें एरे को रीसाइज करना है तो हमें दोबारा से एक न्यू एरे बनानी पड़ेगी और उस एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स जो कि प्रीवियस एरे ओल्ड एरे के अंदर मौजूद हैं उसको कॉपी करवाने पड़ेंगे। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर वो एलिमेंट्स तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। ये जो प्रोसेस होगा ये टाइम लेगा, ठीक है, कॉपी होने का, क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के बारे में, लिंक लिस्ट क्या है? rather than storing elements in adjacent memory locations, a linked list stores elements in individual packages, जिसको हम कहते हैं नोड्स। यानी एलिमेंट्स को स्टोर करने के बजाय एक एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस में, यानी एक के बाद एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में, जैसे कि एरे स्टोर करती है, लिंक लिस्ट क्या स्टोर करती है? एलिमेंट्स को स्टोर करती है एक अपने इंडिविजुअल पैकेज में, जिसको हम नाम देते हैं नोड्स का, जिसमें हर नोड जो है उसके पास एक लिंक होता है, ठीक है, टू इट्स प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द लिस्ट। यानी लिस्ट के अंदर ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उसकी डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें देखें यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल नोड है, ठीक है। इस नोड में ये डाटा मौजूद होगा, यहाँ पे एलिमेंट मौजूद होगा और इसमें दो लिंक्स हैं इस नोड पे। एक जो है वो प्रीडिसेसर का है और एक जो है सक्सेसर का है। सक्सेसर का जो लिंक है वो आगे वाली नोड पे पॉइंट कर रहा होता है और प्रीडिसेसर का लिंक इसके पीछे वाले एलिमेंट्स पे पॉइंट कर रहा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आगे वाले ये मौजूद है तो इस दूसरे वाले नोड पे पॉइंट कर रहा है ये, ठीक है, और ये जो है ये प्रीवियस वाले पे पॉइंट कर रहा है जो कि ये है। इसी तरीके से ये अपने आगे वाले पे पॉइंट कर रहा है, ये प्रीडिसेसर पे पॉइंट कर रहा है और ये सक्सेसर पे पॉइंट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट होती है। लिंक लिस्ट जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करती है। हर एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हुआ होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ होता है और ये जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, ये पॉइंटर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये है। अब मिसाल के तौर पर ये नोड जो है ये अगर मेमोरी एड्रेस 1CA2 पे मौजूद है तो ये दूसरा वाला जो है ये 1DC3 पे होगा, ठीक है। तो हर नोड जो है वो मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पे होगा। लेकिन एरे में क्या होता है, एरे के अंदर जो है एक हम साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं कि मिसाल के तौर पर एरे जो है वो 10 साइज़ मैंने डिफ़ाइन कर दिया तो मेमोरी में 10 स्पेस जो है उस एरे के लिए कवर हो जाएगी और वो एडजेसेंट स्पेस होगी, एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस होगी, आपस में आसपास होंगी लोकेशन, यानी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होगी। तो ये बात जो है ये इन दोनों में डिफरेंसेस है, रिसाइजेबल एरे और लिंक लिस्ट में। इसके बाद हम किस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो जो रिसाइजेबल एरे और लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं वो इंडेक्सिंग के ज़रिए करते हैं, यानी हम इंडेक्स बताते हैं एलिमेंट्स का और फिर उसके ज़रिए हम जो है एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं एरे और लिंक लिस्ट में। एरेज गिव्स अस डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट गिवन इट्स इंडेक्स। एरे जो है वो हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो कि हम उसको बताते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बताया एरे एट द इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट जो है उसको क्या करना पड़ता है, ट्रैवर्स करना पड़ता है लिस्ट को। ट्रैवर्स का मतलब कि प्रोसेस करना पड़ता है बेसिकली लिस्ट को टू गेट टू अ स्पेसिफिक इंडेक्स, यानी ये शुरू से लिस्ट को जो है वो ट्रैवर्स करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को मैं जो कि सबसे आखिरी एलिमेंट है लिंक लिस्ट का,
इसके एलिमेंट की मैं वैल्यू लूँ तो लिंक लिस्ट को शुरू से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। पहले ये इस एलिमेंट पे आएगा, उसके बाद पॉइंटर की मदद से दूसरे एलिमेंट पे आएगा, फिर पॉइंटर की मदद से तीसरे एलिमेंट पे आएगा और फिर पॉइंटर की मदद से चौथे एलिमेंट पे आएगा। लेकिन एरे के अंदर ये चीज़ नहीं होती। एरे के अंदर मुझे सिर्फ खाली इंडेक्स बताना है और मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक एरे की खासियत है लिंक लिस्ट के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं इंसर्शन और डिलीशन में। तो एरेज में हैव टू शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट्स अप और डाउन। तो अगर हमें एरे के अंदर इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करवानी है, यानी मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है या कोई एलिमेंट डिलीट करवाना है एरे में से, तो मुझे उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको मुझे या तो शिफ्ट करवाना पड़ेगा अप या फिर डाउन, या फिर हो सकता है कि मुझे एरे के साइज़ को भी इंक्रीज़ करवाना पड़े। अगर मिसाल के तौर पर एरे का साइज़ 10 है और 10 के 10 एलिमेंट्स जो हैं फिल हैं, और अगर मुझे एक और एलिमेंट उसके अंदर प्लेस करवाना है तो मुझे उसको रीसाइज भी करवाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एरे में हैव टू रीसाइज। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट कैन ईजिली लिंक और अनलिंक अ नोड इन द लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है वो बहुत आसानी से किसी भी नोड को लिंक कर सकता है या फिर अनलिंक कर सकता है। यानी उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि मुझे सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़े या मूव करना पड़े या मुझे साइज़ दोबारा से बताना पड़े, ऐसा कोई जो है मसला लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा एडवांटेजेस जो है वो समझा जाएगा अगर मैं इंसर्शन या डिलीशन की बात करूँ, ठीक है। लेकिन इंडेक्सिंग में जो है एरे जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद मेमोरी के बारे में बात करते हैं। एरेज ओनली होल्ड द एलिमेंट्स बीइंग स्टोर्ड। एरे क्या करता है, मेमोरी खाली उतनी लेता है जितनी जगह जितने एलिमेंट्स वो स्टोर करता है, ठीक है, सिर्फ उतनी मेमोरी वो लेगा। लेकिन नोड्स जो हैं इन लिंक लिस्ट कंटेन द एलिमेंट प्लस लिंक्स, यानी नोड्स जो होती हैं लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे पीछे मैंने आपको इसकी डायग्राम बताई है, ये एलिमेंट की भी मेमोरी लेगी और जो लिंक्स हैं इन इसकी भी मेमोरी कंजम्पशन करती है। तो ये इसके अंदर एक जो है बात आपको जहन में रखनी है कि नोड्स जो होती हैं लिंक लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट प्लस लिंक्स दोनों की मेमोरी कंजम्पशन करती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हैश टेबल और बाइनरी सर्च ट्री के डिफरेंसेस पे। तो सबसे पहले हमें हैश टेबल को समझना पड़ेगा कि हैश टेबल क्या है। हैश टेबल एक फंक्शन होता है जो कि एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है हैश टेबल के ऊपर, ठीक है। वी नीड टू हैंडल कोलिजन्स व्हेन टू एलिमेंट्स मैप टू द सेम टेबल एंट्री। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है हैश टेबल की। ये एक टेबल होता है हैश टेबल जो कि बेसिकली एरेज की तरह होता है, ठीक है, और इसमें हम एलिमेंट्स स्टोर करते हैं और जो इसमें हम एलिमेंट स्टोर करते हैं वो बेसिकली हैश फंक्शन के थ्रू स्टोर होता है। और यहाँ पे कुछ कीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको डिफाइन की हुई है यहाँ पे कि ये वैल्यू जो है ये इधर जाके असाइन होगी, ये वैल्यू। तो ये एक लॉजिक हमने बनाई हुई होती है, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ होता है जिसको हम कहते हैं हैश फंक्शन, जिसकी बेस से वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कीज़ होती हैं, ये एलोकेट होती हैं हैश टेबल पे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि कभी हैश फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन की हुई है, जो लॉजिक डिफ़ाइन की हुई है, और उसकी बेस से कभी कॉलिजन्स आ जाती है, यानी एक ही एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट्स जो हैं वो दो कीज़ जो हैं वो एक ही इंडेक्स पे असाइन हो रहे होते हैं। तो उससे फिर हमें कॉलिजन्स को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स मौजूद होते हैं। एक मेथड होता है लीनियर प्रोबिंग मेथड और एक मेथड होता है सेपरेट चेनिंग मेथड, जो कि थोड़ी सी एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर बात नहीं करूँगा। सिर्फ आप इतना समझ लें कि हैश टेबल बेसिकली एक तरीके का फंक्शन होता है, हैश फंक्शन हम बनाते हैं जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हैश टेबल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बाइनरी सर्च ट्री। एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ ट्री फैशन दैट मेंटेन्स पेरेंट चाइल्ड लिंक्स। ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो एक ट्री फैशन में होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल डिफाइन की हुई है। और इसके अंदर पेरेंट्स और चाइल्ड का लिंक होता है, ठीक है, और मेंटेन सॉर्टेड ऑर्डर टू अलाउ फास्ट सर्चेज। और इसके अंदर हम सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर किस तरीके से, ये जो है ये लेफ़्ट चाइल्ड है इसका, ये राइट चाइल्ड है। लेफ़्ट चाइल्ड जो होगा वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी, यानी 9 से छोटी 4 है तो देखें ये लेफ़्ट चाइल्ड इसका है। 17 9 से बड़ा है तो ये राइट चाइल्ड है।
3 छोटा है 4 से, तो 3 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड हो गया, 6 बड़ा है तो ये राइट चाइल्ड हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा जो है बाइनरी सर्च ट्री वो क्रिएट होता है। तो अब इसके ऊपर देखते हैं हम इंसर्शन और लुकअप। हैश टेबल गिव्स अस इमीडिएट एक्सेस टू अ पेयर विया द हैश फंक्शन। हैश टेबल जो है वो हमें फ़ौरन से एक्सेस दे देता है किसी भी पेयर पे, हम जब हैश फंक्शन को एक्सेस करते हैं हैश फंक्शन के मदद से। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में क्या करना पड़ता है, पूरा वर्क करना पड़ता है बाइनरी सर्च ट्री पे। तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री का डिसएडवांटेज है। प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स। बाइनरी सर्च ट्री अलाउज अस टू प्रोसेस ऑल एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। बाइनरी सर्च ट्री जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम एलिमेंट्स को प्रोसेस कर सकें जो कि उसके अंदर स्टोर हैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में। लेकिन हैश टेबल्स जो हैं वो हमें अनऑर्डर्ड होते हैं, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, तो उससे हमें मुश्किल होती है। तो ये इन दोनों की जो है प्रोसेसिंग और इंसर्शन और लुकअप के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद चूजिंग द डाटा टाइप। व्हेन यू डिक्लेयर एनी टाइप ऑफ सेट, लिस्ट और मैप, you should use set, list और map interface as the data type instead of the implementing class। जब हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी सेट, लिस्ट या मैप तो हमें यूज़ करना पड़ता है सेट, लिस्ट या मैप इंटरफेस एज द डाटा टाइप, ठीक है, बजाय इम्प्लीमेंटिंग क्लास। यानी क्लास के बजाय हमें उसके इंटरफेस को यूज़ करना पड़ता है एज द डाटा टाइप, ठीक है, जो कि हमें अलाउ करता है टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन बाय चेंजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। यानी इससे क्या हमारे फ़ायदा होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को चेंज करने से। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे मैं एक लिंक हैश सेट बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक मैंने न्यू इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट की और ये जो है वैलिड है। और यहाँ पे अगर मैं इसको इसी इंटरफेस को मैं एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास से मैं करूँगा तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अलाउड ओवर हियर। इसके बाद एल्गोरिथम्स के बारे में बात करते हैं। द कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स पॉलीमॉर्फिक वर्जन ऑफ एल्गोरिथम्स। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो पॉलीमॉर्फिक वर्जन्स ऑफ एल्गोरिथम्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि हम कलेक्शंस पे चला सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं, एक सॉर्टिंग है, दूसरा सर्चिंग है जिसके अंदर बाइनरी सर्च आ जाता है, शफलिंग है या फिर रोटेटिंग है, रूटीन डाटा मैनिपुलेशन है जिसके अंदर रिवर्स होता है और फिल कॉपी होता है, या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में फाइंड करना हो तो मिन और मैक्स। तो ये सारे एल्गोरिथम्स हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसको हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है इटरेट करना कलेक्शंस पे, यानी एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं कलेक्शन में, हम किस तरीके से उसमें इटरेट कर सकते हैं। वंस वी हैव अ बंच ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन अ कलेक्शन, एक बार अगर हमने एलिमेंट्स को कलेक्शन में स्टोर कर दिया तो वी ऑफन वांट टू प्रोसेस देम ऑल, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है उनको। हमने ऐसे तो बस खाली स्टोर तो नहीं करवा दिया ना कलेक्शन में बिला वजह के, बस मैंने जाके कलेक्शन के अंदर लिंक लिस्ट में या एरे के अंदर या हैश मैप के अंदर मैंने एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया। मुझे उसको प्रोसेस करना है अपने प्रोग्राम में, तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें इटरेटिंग करवानी पड़ेगी ओवर द कलेक्शन। तो बहुत से तरीके हैं इटरेटिंग परफॉर्म करने के। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस इन जावा, वी विल डिस्कस 3, लेकिन मैं जो हूँ इसके अंदर 3 डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। एक तो पहला मेथड है यूजिंग इंडेक्सिंग फॉर कलेक्शंस, दूसरा मेथड है फॉर ईच लूप, तीसरा मेथड है इटरेटर, ठीक है। तो अब इसको 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला है इंडेक्सिंग। इफ़ द कलेक्शन प्रोवाइड्स मेथड्स दैट अलाउ इंडेक्सिंग, अगर कलेक्शन जो कि हमने यूज़ किया है एलिमेंट्स को जिसके अंदर स्टोर किया हुआ है, अगर वो मेथड्स प्रोवाइड करता है जो कि इंडेक्सिंग को अलाउ करते हैं, तो फिर हम प्रोसेस करवा सकते हैं सारे एलिमेंट्स को विद अ कन्वेंशनल फॉर लूप। मैं फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए सारे एलिमेंट्स को जो कि कलेक्शन के अंदर स्टोर हुए हैं या लिंक लिस्ट है या एरे है, अगर वो अलाउ करते हैं इंडेक्सिंग, तो क्योंकि एरे जो है अलाउ करती है इंडेक्सिंग, लिंक लिस्ट भी अलाउ करती है इंडेक्सिंग, तो मैं उनके एलिमेंट्स को प्रोसेस करवा सकता हूँ बाय यूजिंग अ फॉर लूप। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई है, ठीक है, माय फ्रेंड्स के नाम से, जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करेगी। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड करवाई स्ट्रिंग पैटी, फिर लीज़ा, फिर गज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने फॉर लूप इस्तेमाल करवाया जो कि इस एरे लिस्ट के लेंथ तक चलेगी और
प्रिंट करवाएगी सारे एलिमेंट। अब यहाँ पे जो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो गेट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इंडेक्स को देखेगा और इंडेक्स को देखते हुए जो भी एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करेगा। ये कोड जो है ये काम तो कर लेगा, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा, लेकिन ये प्रेफर्ड वे नहीं है, ये जो है अच्छा तरीका नहीं है ये काम परफॉर्म करने का। इसकी वजह ये है कि जो गेट मेथड है इसको एरे लिस्ट में शुरू से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, यानी शुरू से एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर मैं गस पे आया हुआ हूँ इंडेक्स पे तो ये डायरेक्ट गस को प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं है, ये शुरू से आएगा, शुरू से देखेगा, ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद जाके गस को प्रिंट करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा। अभी यहाँ पे तो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो दिस प्रोसीजर विल टेक मच टाइम टू डू, यानी ये प्रोसीजर जो है ये बहुत अच्छा खासा वक्त ज़ाया करेगा, जो कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर ईच लूप की। फॉर ईच लूप जो है, जो कि हमने देखा था, पढ़ा था पहले एरेज के साथ, वो भी यूज़ हो सकता है एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाने के लिए कलेक्शन के अंदर जो मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है इसकी। दोबारा से मैंने एक एरे लिस्ट बनाई और उस एरे लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स ऐड किए और अब मैं फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये तरीका जो है ये बहुत अच्छा तरीका है, कॉन्साइज तरीका है और क्लीन तरीका है ये काम परफॉर्म करने का। लेकिन इसमें एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि फॉर ईच लूप के ज़रिए खाली मैं रीड ओनली परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी मैं खाली रीड करवा सकता हूँ एलिमेंट्स को, मैं मॉडिफाई नहीं करवा सकता एलिमेंट्स को जो कि ऑलरेडी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप के यूज़ करके सिर्फ खाली मैं रीड ओनली परफॉर्म करवा सकता हूँ, यानी खाली मैं एलिमेंट्स को रीड करवा सकता हूँ। तो अगर आपको खाली रीड करवाना है तो दिस प्रोसीजर इज़ वेरी वेल फॉर यू, दिस प्रोसीजर इज़ अ गुड प्रोसीजर फॉर यू। लेकिन अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसमें जो है मॉडिफिकेशन भी करवानी है तो ये प्रोसीजर जो है आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रोसीजर की, जिसको कहते हैं इटरेटर। वी कैन ऑल्सो यूज़ व्हाट इज़ नोन एज एन इटरेटर विच इज़ अ जेनरिक मैकेनिज्म फॉर इटरेटिंग ओवर अ जेनरिक कलेक्शन, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है किसी भी जेनरिक कलेक्शन पे इटरेट करवाने के लिए। हर कलेक्शन के पास इटरेटर मेथड जो होता है वो मौजूद होता है। ठीक है, इसकी एक ये खासियत है जो कि इटरेटर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ओवर इट्स एलिमेंट्स। और इटरेटर के जो मेथड्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला है हैज़ नेक्स्ट मेथड, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं एग्जामाइन करने के लिए। यानी मिसाल के तौर पर एरे लिस्ट के अंदर अगर और एलिमेंट मौजूद हैं प्रोसेसिंग के लिए तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एरे लिस्ट ख़त्म हो गई, प्रोसेस पूरी हो गई, तो ये मेथड जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है, ये रिटर्न करता है द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन। जो भी कलेक्शन के अंदर नेक्स्ट मेथड मौजूद है, नेक्स्ट एलिमेंट मौजूद है, ये उसको रिटर्न करता है। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास रिमूव मेथड। ये रिमूव करता है द लास्ट वैल्यू रिटर्न बाय द नेक्स्ट मेथड। जो भी लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा नेक्स्ट मेथड, ये उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स जो हैं ये इटरेटर में मौजूद होते हैं, जो कि हर कलेक्शन पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ इटरेटिंग ओवर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ कलेक्शन। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। दोबारा से मैंने एरे लिस्ट बनाई और उसमें मैंने एलिमेंट दोबारा से ऐड करवाए और यहाँ पे मैंने एक इटरेटर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इटरेटर डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप इस्तेमाल किया और मैंने क्या लॉजिक लगाई, जब तक के इटरेटर में हैज़ नेक्स्ट फंक्शन जो है वो तुम्हें ट्रू कर रहा है रिटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स मौजूद है जब तक के एरे लिस्ट के अंदर, तब तक क्या करो, तब तक जो है प्रिंट करवाते रहो एलिमेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसमें मैंने इटरेटर को यूज़ करा, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था इटरेटर का, और उसमें नेक्स्ट एलिमेंट पे मैंने कॉल करवा दिया कि नेक्स्ट एलिमेंट को बार बार प्रिंट करते रहो। ठीक है, तो दिस वर्क्स वेरी वेल एंड अलाउज डिलीशन बट मे बी अ विद वर्बस। तो ये भी थोड़ा सा एक वर्बस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें डिलीशन भी हम कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो कि फॉर ईच लूप में हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इटरेटर्स प्रोवाइड अ जेनरिक वे टू ट्रैवर्स थ्रू अ कलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन।
तो इटरेटर्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रैवर्स करने का कलेक्शन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की हट के, मतलब वो आराम से हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं थ्रू द कलेक्शन बाय यूजिंग इटरेटर। वर्क फॉर एरेस, ये एरेस में काम करेगा, लिंक लिस्ट में भी काम करेगा, बाइनरी सर्च ट्री पे भी काम करेगा, हैश टेबल पे भी काम करेगा और मुख्तलिफ कलेक्शंस पे ये काम करेगा। समटाइम वी डोंट नो द एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इटरेटर we are getting, but we don't care as long as it provide the method next and has next good practice program to an interface। तो बेसिकली हमें जो है अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम इंटरफेस पे प्रोग्राम करें, हमें कॉन्क्रीट क्लास पे प्रोग्राम नहीं करना है, हमें लो लेवल डिटेल्स पे प्रोग्राम नहीं करना है, हमें हायर लेवल डिटेल्स पे प्रोग्राम करना है जो कि इंटरफेस है। ठीक है, लो लेवल डिटेल्स में हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ऑलरेडी फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमें लो लेवल इम्प्लीमेंटेशंस पे नहीं जाना। बीइंग अ प्रोग्रामर हमें हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन में जाना है और इंटरफेस पे प्रोग्राम करना है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके बाद आ जाते हैं इटरेटर्स एंड मैप्स। द मैप इंटरफेस डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन इटरेटर। मैप एक ऐसा इंटरफेस है जो कि इटरेटर को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बट अ मैप हैज़ टू मेथड, लेकिन मैप के अपने दो मेथड्स हैं, एक है सेट और एक है कलेक्शन। ठीक है, एंड यू कैन इटरेट ओवर दीज कलेक्शंस, और हम जो हैं इन कलेक्शंस पे इटरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू मेथड्स। सो that's about it guys for this lesson. I hope you like this lesson. If you have any query related to this lesson, then feel free to comment in the video comment section, and please share this channel. Again, I'm saying this, please share this channel with your friends who are interested in learning mobile application development using Java for Android, and that's about it. Bye for now.